सर, कश्मीर का जब भी हम कोई मुद्दे पे बात करें तो उसका इतिहास जानना बहुत जरूरी है। और जब तक इतिहास नहीं जानेंगे तो वो सरकारें हमेशा गलती करेंगे जो इतिहास से जुड़ी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आप कोई भी दूसरी सरकारें भी बीच में आई जिनको ज्यादा शायद कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी 1947 से लेकर आज तक। पहले आपको कश्मीरियों का रोल देखना है, उनका क्या रहा। सबसे बड़ा मुद्दा 1947-46 में से जो 46 से उठकर रहा था और उसने अक्सरी शक्ल 1947 में ली, टू नेशन थ्योरी। तो उस वक्त कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी थी? आज 70% है, उस वक्त तो 90% थी, क्योंकि पीओके भी उस वक्त जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। तो 90% आबादी जिस प्रांत में हो और वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहे और पाकिस्तान न जाना चाहे, क्या ये बहुत अद्भुत बात नहीं है? अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। जब महाराजा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच ये तय हुआ, एक्सेशन हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, तो कितनी फौज, एक थोड़ी सी टुकड़ी यहां जा पाई। जहाज ही कितना था, छोटा जहाज 50 सीटर वाला जा सकता था, उसमें कितनी फौज जा सकती थी, और उस फौज के पास क्या उतने बड़े हथियार होते थे। कश्मीर एयरपोर्ट जहां है वहां तक पाकिस्तान की फौज सिविल ड्रेस में पहुंच गई थी। ये पीओ का वाला हिस्सा तो ले ही लिया था, लेकिन बारामूला और कुपवारा का और श्रीनगर तक, बडगाम डिस्ट्रिक्ट में जहां एयरपोर्ट है, जो वहां तक पहुंच गए थे। लेकिन उन फौजियों के साथ मिलकर किसने उन पाकिस्तानी फौज को, और रजाकार कहिए, जो भी कहें, वॉलंटियर्स कहिए, उनको किसने खिदेड़ा? कश्मीर की जनता ने। किसी के पास हाथ हथियार था, किसी के पास तलवार थी, किसी के पास डंडा था, क्योंकि उस तरफ भी ज्यादा हथियार नहीं थे। और कई गुना आर्मी से कई गुना ज्यादा कश्मीरी लोग मिलकर उनको खिदेड़ दिए, वैली से खिदेड़ दिए। वैली के बाहर उनको जो पीओ के वहां नहीं जा पाए क्योंकि टेरेन बहुत डिफिकल्ट। तो जो स्टेट मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन, जब उसको पूरा अधिकार लोगों ने दिया है कि कहीं भी जा सकते हो, वो हिंदुस्तान के साथ रहे। और अगर वहां के लोग आज हमसे नाराज, तो कहीं न कहीं सब हम की, जो हम सब हिंदुस्तानी हैं, मैं पार्टी की बात नहीं करूंगा, बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, जो हम 130 करोड़ आबादी है, कहीं न कहीं हमसे गलतियां हुई हैं, कमियां हुई हैं, कमजोरियां हुई। तो क्या हम उनको ठीक नहीं करेंगे? उसके लिए प्रयास करना जरूरी है। और सबसे ज्यादा प्रयास यह हो सकता है, वही प्रयास करेगा जिसके अंदर दिल हो, वो धड़कना चाहिए। वो अगर एक धर्म के लिए धड़केगा तो आप इंसाफ नहीं दे पाएंगे, वो खाली अपनी पार्टी के लिए दिल धड़केगा तो आप इंसाफ नहीं दे पाएंगे, अपने एक रीजन के लिए आप धड़केगा तो आप इंसाफ नहीं दे पाएंगे। वो दिल धड़कना चाहिए हर देशवासी के लिए, उसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझना चाहिए, उसके दुख को, उसकी पीड़ा को अपनी पीड़ा और अपना दुख समझना चाहिए। मुझे खुशी है कि हमारी पार्टी इस पीड़ा और इस दुख को समझती थी। नेहरू जी के जमाने से भी, इंदिरा गांधी के जमाने से हम दुख और पीड़ा को समझते थे, जिसको आप अपीजमेंट कहते हैं। आपके शब्दों में वो अपीजमेंट है, हमारे शब्दों में है कि अपने देशवासियों की पीड़ा और दुख को समझना। अब समझ की बात है।
किसको उसे अपीजमेंट नजर आता है, किसको उसकी आंखों में आंसू नजर आते हैं, किसको उसके दुख और पीड़ा नजर आती है। यहां से मतभेद शुरू हो जाता है। क्योंकि कश्मीर के दूरी जाने के लिए आपकी पार्टी का दुष्प्रचार ने भी बहुत काम किया है, तेल का काम किया है आग पे डालने का, 70 साल से बराबर निरंतर, उसमें कोई कमी नहीं रही। बल्कि आपने जो एम्पायर देश की बनाई, ये कश्मीर को गालियां और कश्मीरियों को गालियां देकर आपकी एम्पायर अब ये नेशनल लेवल पे बनी। ये ऐसे कोई डेवलपमेंट या कोई किसी विकास के नाम पर बनी थी, एक नफरत के आधार पर बनी। लेकिन उसके बावजूद कश्मीर की जनता, कश्मीर के लोग हिंदुस्तान को अपना देश मानते थे, मानते हैं, अभी भी मेजॉरिटी मानती। हमने, हमारी गवर्नमेंट, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स प्रयास किया, इंदिरा गांधी ने शेख अब्दुल्ला के साथ एकॉर्ड किया, 2/3 मेजॉरिटी थी कांग्रेस की, 3/4 मेजॉरिटी थी कांग्रेस 1975। लेकिन शेख अब्दुल्ला साहब को, जो उस वक्त के सबसे टॉलेस्ट लीडर, सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर थे और कश्मीर के तो थे ही थे, तो उनको नेशनल मेनस्ट्रीम में लाने के लिए और कश्मीर का समाधान, क्योंकि कश्मीर के लोग उनको चाहते थे, लीडर चाहते थे, उनको सरकार हवाले की और पूरी गवर्नमेंट को कहा कि आप छोड़ दो। यहां तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों, क्योंकि वो एमएलए एमएलसी नहीं थे, उनके लिए भी अपने एमएलएज और एमएलसीज को कहा कि उनके लिए जगह खाली करो और अनअपोज चुना के लाओ। ये होता है देश के लिए कुर्बानी देना और देश के लोगों की पीड़ा सुनना और उसका समाधान निकालना। उसके बाद राजीव गांधी 1986 में शायद या 87 में राजीव गांधी फॉरवर्ड एकॉर्ड किया और वो डेवलपमेंट के आधार पर कि ठीक खाली सेंटिमेंट्स काफी नहीं है, कश्मीर के लोगों को अपने साथ रखने के लिए वहां डेवलपमेंट भी होना चाहिए, वहां विकास भी होना चाहिए, वहां एम्प्लॉयमेंट भी होनी चाहिए, वहां बिजली के प्रोजेक्ट भी होने चाहिए, सड़कें भी होनी चाहिए। मैं उस मीटिंग में मौजूद था, उनके साथ यहां से गया था। ये तमाम चीजें हुई। दुर्भाग्य से 1989 के नवंबर मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में शुरू हुई, पूरे स्टेट में शुरू हुई। जम्मू के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में भी कश्मीर से कम मिलिटेंसी नहीं थी और उसका सबसे दो बहुत बड़े परिणाम, ये बुरे परिणाम जो हुए, एक तो 90 में हमारे कश्मीरी पंडित भाई वैली से निकले, डर से, खौफ से, दहशत से। आप अपनी स्पीच बोलिए ना, मैं रोक नहीं। प्लीज आप बैठे, आप बैठे एमपी साहब, प्लीज। माननीय नेता विपक्ष के अलावा कोई हस्तक्षेप करेगा उसकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। प्लीज, आप सबको मौका मिलेगा। प्लीज। लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि आप बीच में, आपको जो कहना आप कहिए ना, फ्री हैं कहने के। तो ये सबसे बड़ी दुखद चीज ये हुई कि एक खून, कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी पंडित एक खून है, एक जबान है, एक भाषा है, एक खाना पीना। और जब मैं खून कहता हूं तो मैं जरा इसको हिस्ट्री में 600 साल पहले ले जाता है, क्योंकि कश्मीर में इस्लाम सिर्फ 600 साल पहले आया, तो उसका मतलब है हमारा एक खून। तो वो अलग हो गया। आप सियासत करें, लेकिन हम उसको अपना खून समझते हैं। वो हमसे अलग चला गया, वो दूसरी, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, फिर बड़ी तलखी होगी किसने उनको एक्सप्लॉइट किया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। और हम उस दिन के लिए इंतजार कर रहे हैं। कश्मीर कश्मीरी पंडित्स के बगैर इनकम्प्लीट, और कश्मीर की हिस्ट्री इनकम्प्लीट, ये मैं बताना चाहता हूं, चाहे आप कुछ भी राजनीति करें। और ये भी सच है कि लाखों मुसलमान भी वैली को छोड़कर हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में और गल्फ में भी चले गए, वो भी दहशतगर्दी की वजह से चले गए। लेकिन एक ये एन ब्लॉक बड़ी संख्या में चला गया, ये सबसे बड़ी दुखद। सरकार आई,
91 में से लेकर और 96 तक हम सब लोग मंत्रिमंडल में थे और जूझ रहे थे। वो एक समय था कि कश्मीर में कोई जा नहीं, तकरीबन 90% पॉलिटिकल लीडर्स वहां से छोड़ के आ गए, जम्मू में आ गए थे, दिल्ली में आ गए थे। मैं एक दल नहीं, सभी दलों की बात करना चाहता हूं, सब भाग। इलेक्शन 6 साल नहीं हुए, 7 साल नहीं हुए, गवर्नर रूल हुआ, पार्लियामेंट के इलेक्शन नहीं हुए, विधानसभा के इलेक्शन नहीं, क्योंकि वो ऐसा समय था एक तरीके से जिसको हम कहेंगे आर पार की लड़ाई के, इसको पकड़ के रखना, क्योंकि मिलिटेंसी, पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत, शक्ति, जितनी भी उसके पैसे की शक्ति थी, फौज की शक्ति थी, उसकी सिविलियंस की शक्ति थी, उसकी रजाकार की शक्ति थी, उसके दूसरे इन्फ्लिट्रेटर्स की शक्ति थी, उसका पूरा उसने इस्तेमाल किया। लेकिन हमारी ही गवर्नमेंट ने 96 में वो पूरे प्रयास के बाद इलेक्शन की तैयारी की, और इलेक्शन चाहे वो उस वक्त इलेक्शन चाहे 4 महीने बाद हुए देवेगौड़ा जी की सरकार में, बट इट वाज ए कांग्रेस गवर्नमेंट, लेकिन प्लेटफॉर्म हम सब लोगों ने तैयार रखा। तो फिर हमको जीरो से शुरू करना पड़ा रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट 96। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी आए। अटल जी ने कुछ प्रयास किया, हम उसका स्वागत करते हैं, हम गलत नहीं बात बताते हैं कि वो अटल जी बीजेपी के थे तो उन्होंने कोई नहीं, उन्होंने प्रयास किया और कश्मीर के लोगों ने उन पर यकीन करना शुरू किया। पाकिस्तान तक वो चले गए बस में, उस गवर्नमेंट ने भी उन पे यकीन शुरू कर दिया। लेकिन आपकी इंटरनल कंट्राडिक्शन है, अटल जी ऊपर जाना चाहते थे, आप नीचे खींचते थे, क्योंकि वो जो मैंने बताया कि दुख समझना, वो दुख समझते थे कश्मीरियों का, लेकिन उनके साथी दुर्भाग्य से नहीं समझते थे। वरना शायद अटल जी को अगर अपनी पार्टी का समर्थन पूरा मिला होता तो शायद अटल बिहारी वाजपेयी कश्मीर का समाधान निकालता, लेकिन नहीं निकल पाए, क्योंकि आपस की खींचातानी की वजह से नहीं हो पाया। यूपीए गवर्नमेंट आ गई डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, शुरू हुआ प्रयास डेवलपमेंट का हुआ सबसे ज्यादा, क्योंकि बिखरा हुआ था कुछ। एक ये ऐसा एरा था जिसको मैं गोल्डन पीरियड कहता हूं जम्मू कश्मीर के लिए, देश के लिए तो कहता ही हूं। ठीक है, हम पब्लिसिटी नहीं दे पाए, वो हमारी कमजोरी है, हमें आर्म ट्विस्टिंग आती नहीं है, वो हमारी कमजोरी है। जिनको आर्म ट्विस्टिंग आती है वो बगैर किए भी प्रचार करते हैं, लेकिन हम इतना करके भी फेल हो गए नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे, क्योंकि हमें प्रचार नहीं आया। ट्रेन पहली दफा वैली में हुई, 2 दफा मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी वहां आए, 2 फेज पूरी वैली में आज ट्रेन जाती है। ये एक हिस्टोरिकल इवेंट था कश्मीर के लोगों में ट्रेन में चढ़ना, आज भी चल रही है, खैर वो दूसरी बात है, उसमें दूसरा डब्बा आप 4 साल में नहीं लगा पाए, 5 साल में। सड़कें सिर्फ एक महाराजा के जमाने में बनी थी कश्मीर तक, लेकिन अंदरूनी सड़कें नहीं थी। पीएमजीएसवाई कितनी सड़कें बनी, देश को तो लाभ हुआ ही, लेकिन जम्मू कश्मीर में 90% टेरिन एरिया, पहाड़ी एरिया, जम्मू भी और कश्मीर, उस पहाड़ी एरिया में सड़कें नहीं थी। मैं धन्यवाद करता हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कि पीएमजीएसवाई में जब मैं चीफ मिनिस्टर था और उसके बाद भी, क्योंकि पीएमजीएसवाई में स्टेट गवर्नमेंट ने जमीन देनी होती थी सड़कों के लिए, लेकिन जम्मू कश्मीर के पास कोई पैसा नहीं है जिससे आप जमीन लें और सड़कें बनाएं। दोनों दफा कैबिनेट मीटिंग हुई दिल्ली में, और दोनों दफा, एक वक्त तो मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर और दूसरी दफा मैं चीफ मिनिस्टर था, या उमर साहब थे चीफ मिनिस्टर, दोनों दफा जमीन के लिए पैसे दिए खरीदने के लिए ताकि हम इंटरनल रोड्स बनाएं। लेकिन आज उन रोड्स का क्या हुआ? रोड्स तो 3 फेज में बनती, पहला अर्थवर्क होता, उसके बाद कंसोलिडेशन होती, उसके ब्लैक टॉप होता, लेकिन आप 4.5 साल में
हमने तो तकरीबन 90% सड़कें खोद दी, लेकिन आप उसको सेकंड फेज और थर्ड फेज के लिए आपने उनको पैसा नहीं दिया। और वो सड़कें जो कच्ची सड़कें थी, बरसात समर में होती है, विंटर में बर्फ होती है, वो जहां से हमने सड़कें शुरू की थी वहीं पहुंच गई, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है। रोड का हॉस्पिटल्स, उनके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तहसील हॉस्पिटल्स, पावर जनरेशन, पावर प्रोजेक्ट्स बने, कितने आपने उद्घाटन किए और कितने माननीय प्रधानमंत्री जी ने, प्रेजेंट प्रधानमंत्री जी ने 3 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया जो कि 3 साल उनकी गवर्नमेंट में आने से पहले बन चुके थे, लेकिन चूंकि वो चल रहे थे तो इसलिए हमने उनका उद्घाटन नहीं किया। एक दफा चलता है प्रोजेक्ट तो उसका उद्घाटन अच्छा नहीं लगता। चलो आपने 3 साल बाद ही उनका किया, लेकिन वो हमारे वक्त में बने हुए थे। लेकिन उसके बाद हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, यहां जयराम रमेश जी ये पावर मिनिस्टर थे, मैं चीफ मिनिस्टर, हमने इनके साथ, क्योंकि हमारी शक्ति नहीं थी पावर जनरेशन करने की, हमने एनटीपीसी ने एनएचपीसी के साथ एग्रीमेंट किया स्टेट गवर्नमेंट का, और 5 एनएचपीसी के साथ एग्रीमेंट किया स्टेट और गवर्नमेंट, और वो आज भी कई प्रोजेक्ट हमने शुरू किए, और वो आपके स्टेट आपके वक्त में वो प्रोजेक्ट भी गए और वो निकल भी गए 10% काम करने के बाद। टूरिज्म, अपने यहां पूरे क्लाइमेक्स पे था टूरिज्म, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हैंडीक्राफ्ट, क्योंकि कश्मीर का सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट का दर्जा है हैंडीक्राफ्ट्स एंड टूरिज्म। टूरिज्म जब आता है, और ये एक ऐसी जगह है जो बाकी देश में नहीं है, जहां विंटर और समर और सब किस्म का टूरिज्म आपको मिलता है, और घोड़े से लेकर और शिकारा से लेकर और टैक्सी वाले से लेकर और दुकानदार से लेकर एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, लेस एजुकेटेड, सबको रोजगार मिलता है। जब टूरिज्म बंद हो गया, हमारे वक्त में टूरिज्म था, हमारे वक्त में यात्रा करने के लिए 6-6 लाख लोग जाते थे, लेकिन आज वो यात्रा करने में 2 लाख पहुंच गए। वो भी एक बड़ा टूरिज्म का जरिया है, मजदूरों, हजारों लोगों को मजदूरी मिलती। तो आपके वक्त में वो टूरिज्म खत्म हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हुआ, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट किया आपने, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया। माननीय गुलाम नबी जी, आप बीच में कश्मीर समेत अन्य चीजों पर बड़ा व्यापक अनुभव है, लेकिन समय आपकी पार्टी के 25 मिनट है, जिसमें 18 मिनट का आप उपयोग कर चुके हैं। प्लीज आप बोलने दें। यस आप बैठे प्लीज। सर, हम लोग समय की व्यवस्था कहना मेरा फर्ज है यहाँ, और निवेदन सर, सबसे पहले तो हम टाइम निर्धारित करते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मिली नहीं और हमने टाइम निर्धारित नहीं किया। एलओपी के लिए नहीं होती। नो, नॉट ओनली दैट, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी डिसाइड्स द टाइम। तय किया था इसके, ना, हमने नहीं किया, 2 घंटे आपने खुद किया, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने किया है, नॉट बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। Business Advisory Committee has not met and not decided the time. So government cannot decide the time. हिमायत एक स्कीम थी स्किल डेवलपमेंट की, उम्मीद थी फॉर सेल्फ ग्रुप्स की, उड़ान थी एजुकेशन यूथ की, 20,000 लोगों को हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, हमारे जयराम रमेश जी इनके इंचार्ज थे, हिमायत के भी, उम्मीद के भी, उड़ान के भी, प्लेसमेंट की। इंटरनेशनल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बनाया हम लोगों ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह से हमने क्या वो मिलिटेंसी में उड़ा दिया, मिलिटेंट उसमें गया, बाद में उड़ा दिया, किसी ने दूसरे ने बनाया नहीं। ये तमाम चीजें हुई। उसके बाद मैं 25 फरवरी 1915 को याद करता हूं, यहां से बोल रहा था और मैं माननीय लीडर ऑफ हाउस के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे थे, और उस जो मैंने सवाल उठाया था उसका जवाब प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया था, माननीय वित्त मंत्री लीडर ऑफ द हाउस ने कहा था। ये उन दिनों पार्लेज चल रहे थे पीडीपी के बीच में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में। मैंने 25 उस दिन बता दिया था यहीं
कि आप सरकार मत बनाओ, भारतीय जनता पार्टी इज रेड रैग फॉर कश्मीर एंड कश्मीरीज। ये वर्ड मैंने किया था, मैंने दोबारा कल अपनी स्पीच से निकाला वर्ड रेड रैग, और आपने स्पीच में भी उल्लेख किया कि आपने रेड रैग, आपने और भी हमको 2-3 चीजें बताई, मैं उनका उल्लेख नहीं करता हूं। वो रेड रैग प्रूव हो गया कि वो रेड रैग था। सो आई वॉज नॉट रॉन्ग, ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस, आई वॉज करेक्ट, इट वॉज ए रेड रैग। क्योंकि 70 साल आप उनको गालियां देते थे और बाद में कहते अब हम तुम पर हुकूमत करेंगे। तो हुआ क्या, उसका परिणाम क्या हुआ? उसका ये परिणाम हुआ कि मिलिटेंसी बढ़ गई, हमने बिल्कुल 0 पॉइंट पे पहुंचाई, आपने फिर शुरू की, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ गई, सिक्योरिटी फोर्सेस किलिंग बढ़ गई। मेरे पास आंकड़े हैं, क्योंकि आपने समय नहीं दिया, क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी आंकड़े पढ़ेंगे, मैंने खुद आंकड़े लगे। मुझे मालूम है सरकार कहेगी कि 237 आदमी हमारे वक्त में मारे गए, लेकिन मेरे पास आंकड़े, हमारे वक्त में 1750 आदमी भी एक साल में मारे गए, 1312 भी आदमी भी मारे गए, 1100 आदमी भी एक साल में मारे गए। आप तो 250 गिनते हो, मेरे पास वो आंकड़े हैं, मैं दूंगा। हमारे वक्त में जब हम सरकार में थे तो हम 1700 तक पर ईयर मिलिटेंट्स को मारते थे, लेकिन सवाल है कि हमने 2014 में कहां छोड़ा, वो कट ऑफ डेट होगी कि 2014 में कहां मिलिटेंसी, 2000 आज सिचुएशन क्या है कश्मीर? पुलिसमैन, सिक्योरिटी फोर्सेस को यह हिदायत है कि अगर वो लीव पे जाएं तो घर न रहे। क्या ये 30 साल कोई एडवाइजरी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मनमोहन सिंह जी के वक्त में या नरसिम्हा राव के वक्त में भी हम गवर्नमेंट में थे, कि घर पुलिस वाला नहीं जाएगा, उसको मारे हमारे? पुलिस ने एडवाइजरी की है कि वो अपने घर मत जाए, अपने घर नहीं जाए तो किसके घर जाए? वेयर विल दे गो? ये सिचुएशन आपकी गवर्नमेंट ने लाई वहां कि पुलिस वाला भी नहीं जा सकता, लीडर भी नहीं जा सकता, हिट लिस्ट वाला भी नहीं जा सकता। अब तो ये और नई जगह बनानी पड़ेगी भाई हमको पुलिस के लिए भी। पुलिस अभी तो लीडर्स के लिए प्रोटेक्शन थी, अभी पुलिस के लिए प्रोटेक्शन कैंप बनानी पड़ेगी। ये स्थिति आपने हमको दिया, ये कश्मीर आपने हमारे हवाले किया। सिक्योरिटी सिचुएशन आज वर्स्ट है, जैसे 90s में सिक्योरिटी सिचुएशन थी, जैसे 90s में आतंकवाद था, आज उसी तरीके का आतंकवाद। टूरिज्म इज एट इट्स लोएस्ट, कोई टूरिज्म नहीं, कुछ तो मिलिटेंटों की वजह से और कुछ हमारे 2-3 चैनल हैं उनकी मेहरबानी से, जो सुबह से शुरू कर देते हैं एंटी कश्मीर प्रोपेगेंडा। जिसको जाना भी होगा कश्मीरी वो भी भाग जाता है, बाहर वाला तो जाएगा नहीं। अब मुझे नहीं मालूम किसका एजेंडा वो चलाते हैं, लेकिन चलाते हैं और सरकार उनको नहीं कहती है। दूसरा एजेंडा चलाने, अपना एजेंडा चलाने के लिए तो वो 24 घंटे खड़े रहते हैं, लेकिन देश के खिलाफ जो एजेंडा चलाते हैं उसके खिलाफ आपके मुंह से जबान नहीं निकलती है कि आप ऐसा एजेंडा क्यों चलाते हो जो नफरत का एजेंडा है, जिससे पाकिस्तान को फायदा मिलता है, देश को फायदा नहीं मिलता और टूरिज्म खत्म हो जाता। इकोनॉमिक एक्टिविटी जीरो है, नील। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री नील है। बाहर हमारे वक्त में मेले लगते थे विदेश में, वो आपने बंद किए, देश में भी नहीं मेले होता। एम्प्लॉयमेंट जीरो। पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि एलिनेशन टोटल, कभी एलिनेशन नहीं हुआ था। एक रोशनी की किरण कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के नौजवानों को नजर आती थी कि आज नहीं होगा कल। अब कश्मीर के नौजवान जो है पढ़े लिखे, डिग्रियां हासिल करते, उनको अंधेरा नजर आता। और यहां भी जब बड़ी यूनिवर्सिटी में जाते हैं
तो वहां उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कहां जाते हो, कहां आते हो, उन स्टूडेंट्स को भी तंग किया जाता है। रिक्रूटमेंट तकरीबन खत्म हो गई थी। ये रिक्रूटमेंट, जो नए लोगों का रिक्रूटमेंट मिलिटेंसी में, ये दिस वाज द थिंग ऑफ द पास्ट। अब 10-20 कहीं गलती से भूले भटके पैसे देकर जाते थे, लेकिन अब ये सैकड़ों में पहुंच गई। इस साल 18 में वो 100 से ऊपर 125 तक क्रॉस कर गई। और तब की रिक्रूटमेंट में और आज की रिक्रूटमेंट फर्क। कौन होता था? बड़े बड़े लीडर। एक था जावेद नलका, बहुत बड़ा लीडर माना जाता था। व्हाट वाज नलका? वो नलका ठीक करने वाला था, इस झाड़ू मारने वाला लीडर बन जाता था। माननीय गृह मंत्री जी, आपको भी मालूम है आज पीएचडी वाले जा रहे हैं। आपको एक डॉक्टर नौकरी छोड़ कर चला गया। आज डॉक्टरी के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं? 50 लाख, 1 करोड़। और उसके बाद नौकरी छोड़ के वो मिलिटेंट बन जाए, इंजीनियरिंग छोड़ के मिलिटेंट जाए, लॉ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी कैंडिडेट मिलिटेंसी में जाए, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग with the government of India, with the functioning of the government of India, with the working of the government of India, and with the thinking of the government of India. Let me clearly tell you, who is responsible for this alienation? Alienation of educated people. Not only educated, the employed people. Infiltration. इन 4 सालों में सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हुई। इन 4 सालों में सबसे ज्यादा सीज फायर वायलेशन हुए। और सीज फायर वायलेशन में, हर सीज फायर वायलेशन के बाद जम्मू, कठुआ और सांबा गया। सीज फायर वायलेशन जब होता है, मिलिटेंसी से ठीक है कश्मीर में ज्यादा नुकसान होता, लेकिन सीज फायर वायलेशन से जम्मू में, आपकी इत्तला के लिए बताना चाहता हूं, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर जम्मू में है। जम्मू ऑलमोस्ट, सियालकोट और जम्मू शहर ट्विन सिटीज है। ये दीवार इधर है और उसके पास, तो जब गोली आती है कठुआ में, सांबा में और जम्मू में, तो वहां के शहरी मर जाते हैं। सबसे ज्यादा सिटीजन मारे गए इन 3-4 साल में। कभी शहरी मारे नहीं जाते थे जम्मू और कठुआ के, सांबा के, इस सीज फायर वायलेशन में हुए। कभी जानवर हमने मरते थे, देखे थे, भैंसे, गाय, बकरियां, वो सब साफ हो गए। घर हमने पाकिस्तान की शेलिंग से, कभी मैं भी पॉलिटिक्स वहां स्टूडेंट लाइफ से और आज तक किया है, लेकिन ये सिर्फ आपके वक्त में घर भी टूटे, जानवर भी मरे और इंसान भी मर गए। ये हमने एक आपको सुरक्षित, आखिरी 2 मिनट, हमने एक ऐसा कश्मीर आपके हवाले किया था, और देश हवाले ऐसे किया था जो प्रगतिशील देशों में माना जाता था, जो विकास के लिए माना जाता था, जो अपनी भाई बरादरी, भाईचारे के लिए, दोस्ती के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यूनिटी के लिए, एमिटी के लिए माना जाता था। आज वो देश 4.5 साल से आज वो देश नहीं है। वो देश आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। और हमने जो कश्मीर आपको दिया था, मैं वहां पढ़ा, राजनीति भी नहीं की, राजनीति भी शुरू की वहीं की है। जम्मू में हमें मालूम नहीं था हिंदू कौन है, मुसलमान कौन। मैं जम्मू की बात करता हूं। जम्मू में 60% हिंदू हैं, 40% मुस्लिम्स। 4 डिस्ट्रिक्टों में मुस्लिम हिंदू मेजॉरिटी है, 6 डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम मेजॉरिटी, लेकिन ओवरऑल प्रोपोर्शन 60-40। मुझे ये नहीं मालूम था, क्योंकि हम हिंदू अपने दोस्त की मां को भी मां ही कहते थे, मम्मी ही कहते थे, और हिंदू की बहन को भी बहन ही कहते थे, भाभी को भी भाभी कहते थे। लेकिन आज वो माहौल नहीं है। एक सबसे बड़ी गिफ्ट आप लोगों ने दी कि वहां 70 साल में अब हिंदू हिंदू से पहचाना जाता है और मुसलमान मुसलमान से पहचाना जाता है।
वो गवर्नमेंट देकर आपने किया, यहां की गवर्नमेंट नहीं, वहां की गवर्नमेंट देकर। क्योंकि हम जब लगाते थे नौकरी, आज में मुझे गौरव है जितने भी चीफ मिनिस्टर बने हैं, मेरे ख्याल महबूबा से लेकर गुलाम नबी आजाद से लेकर शेख अब्दुल्ला तक, हमारे पर्सनल स्टाफ में ऑलमोस्ट 90% हिंदूज होते हैं। हमारे चीफ सेक्रेटरीज, डीजीपीज, डीजीज, आईजीज 80% हिंदूज होते हैं। ये किसी को मालूम नहीं था कि भाई कश्मीर में हिंदू क्यों लगाया, आईजी क्यों लगाया, डीजी क्यों हिंदू लगाया, चीफ सेक्रेटरी क्यों हिंदू लगाया, कोई नहीं पूछता है। एंड आई मस्ट टेल यू, इवन हुर्रियत ने भी कभी, जिसको हम जितना कहेंगे भाई एंटी कश्मीरी है या हिंदुस्तान के, उन्होंने भी कभी ये नहीं लिखा कि भाई यहां मुसलमानी डीजीपी होना चाहिए, यहां मुसलमानी चीफ सेक्रेटरी होना चाहिए। ये हमारे में नहीं थी। आपने ये बीमारी भी अपनी सरकार के दहेज में हमको जम्मू कश्मीर को दे दी। ये आपको ही मुबारक। ये सब जब आप फेल हो गए, आप हर फ्रंट बड़े फैनफेयर के साथ आपने गवर्नमेंट बनाई थी, बहुत फैनफेयर के साथ। जब हर फ्रंट पे फेल हो गए, इकोनॉमिक फ्रंट, पॉलिटिकल फ्रंट, टूरिज्म फ्रंट, सब एलिनेशन कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद चले, हम तो चले जी अब अपना कटोरा लेकर, हाँ अब तुम जानो, हम सरकार नहीं चलाए। मैंने कभी नहीं देखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद विड्रॉ करे। वो रीजनल पार्टीज, हमको भी विड्रॉ किया था सपोर्ट, लेकिन रीजनल पार्टी नहीं किया। लेकिन यहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही विड्रॉ कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय जनता पार्टी, हम विड्रॉ करते हैं। विड्रॉ किया। अब विड्रॉ करने के बाद आपने 4 महीने 5 महीने में एनिमेटेड सस्पेंशन में क्यों रखा? विड्रॉ किया था तो इलेक्शन होता, अच्छा मौसम था उस वक्त, क्लाइमेट बहुत अच्छी थी, इलेक्शन हो जाता। लेकिन आपने नजर थी कहीं हम तोड़ जोड़ करें। 4 महीनों में आप तोड़ने जोड़ने में लगे, पीडीपी को तोड़ने में लगे, कांग्रेस को तोड़ने के लिए लगे। मुझे अपने एमएलएज ने बताया क्या क्या तोड़ने की शराइत थी उनको जाने के लिए, अब मैं यहां उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। एनसी को तोड़ने के लिए लगा। भाई इन सब ने उमर अब्दुल्ला के वक्त में, फारूक अब्दुल्ला के वक्त में, हमारे वक्त में ये बहुत काम हुआ। फारूक अब्दुल्ला को भी बधाई देता हूं। सबसे बड़ा इलेक्शन 96 में उसने संभाला। उसके बाद हमारे और उमर अब्दुल्ला के वक्त में विकास तो अपने आसमान पे पहुंचा और ये तमाम चीजें नीचे दब गई। अब इन्हीं पार्टीज को तोड़ रहे हो, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ रहे हो, अब कांग्रेस को तोड़ रहे हैं। एक गवर्नर थे, वो हमारी सोच के नहीं थे जब मैं चीफ मिनिस्टर था, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने मुझे बताया मैं आपकी सोच का नहीं हूं, लेकिन कश्मीर में मुझे आपकी सोच के लोगों की जरूरत है जो नेशनलिस्ट। हमारे लॉ मिनिस्टर उनको जानते हैं जिनका मैं उल्लेख कर रहा हूं। क्या मैं आपको कमजोर नहीं करूंगा, क्योंकि आपसे हमें फायदा होगा। नेशनलिस्ट फोर्सेस चाहिए हमें, मैं आपकी सोच नहीं, पहला शब्द उन्होंने बताया, इसलिए मेरी तरफ से आपको 100% सपोर्ट। ये सोच नहीं रखोगे माननीय गृह मंत्री जी, जो आपके पिलर्स हैं वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस प्रो इंडिया हैं, सेकुलर फोर्सेस हैं, लड़ते हैं, देश को, कश्मीर को देश के साथ रखना चाहते हैं। आप उन्हीं को साफ करते हो, उन्हीं की टांगे काटते हो। सिक्योरिटी सबसे पहले उन्हीं की विड्रॉ की। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी विड्रॉ करने का मतलब है साफ टारगेट। खैर वो इसलिए बच गए, उनको लगा कि बीजेपी ने सिक्योरिटी विड्रॉ की, शायद वो मरवाना ही चाहते थे, बेचारों को मत छोड़ो, ये भी यतीम है। ये आपकी क्रेडिबिलिटी होगी। तो जब आपने सब कुछ खत्म हो गया तो फिर हवाले किया, और 3-4 महीने के बाद कुछ सोच आ गई। मानिए मैं उस सोच का नहीं था, लीडर ऑफ द हाउस को मालूम है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में और कुछ हमारे लीडर सोच रहे थे कि भाई ये गवर्नर से कोई रूल से कोई फायदा नहीं हो रहा है, लोगों को नुकसान हो रहा है, तनख्वाह तो हमें मिल रही है, तनख्वाह मिल रही थी एनिमेटेड सस्पेंशन में, लेकिन लोगों को फायदा नहीं हो रहा, तो हम मिलके गवर्नमेंट बनाए। और ये गवर्नमेंट जो बनती थी ये ऑलमोस्ट 2/3 बनती थी,
और ये इंडिविजुअल के बीच में समझौता नहीं था, जिस तरह के इंडिविजुअल्स की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनानी चाहती थी, दो हमारे लिए, दो इसके लिए, दो उसके लिए। लेकिन यहां पॉलिटिकल पार्टीज खुद बना रही थी, खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस, खुद पीडीपी और खुद कांग्रेस पार्टी को भी उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की थी कि आप भी, हम अगर जाते तो एज पार्टी जाते, इंडिविजुअल नहीं जाते। और एक फैक्स भी गवर्नर के पहुंच गया कि हम कल अपनी सपोर्ट देंगे, और जो ही गवर्नमेंट को मालूम पड़ा कि कल गवर्नमेंट बनेगी, और 1 घंटे के अंदर विधानसभा भंग हो गया। माननीय गृह मंत्री जी और मैं लीडर ऑफ द हाउस साहब, अगर हमारी गवर्नमेंट होती और हम नहीं चला पाते, हम पांव पकड़ते उनके कि रीजनल पार्टीज एक हो जाओ और सरकार बनाओ, हम फैसिलिटेट करते